नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, जिसका काल निर्धारण था वो अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग किया गया था, लेकिन फिर भी लगभग इतिहासकारों ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता को मान लिया था कि वो समाप्त हो चुकी थी। उस समय तक हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद जो एक नई सभ्यता विकसित हुई थी इसी क्षेत्र में, जहाँ पे पहले हड़प्पा सभ्यता थी, उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक शब्द है वो वेदों से आया है। वेद एक संस्कृत का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान। हम यहाँ पर परिचय शुरू करते हैं। तो वेद शब्द है वो संस्कृत का है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता लगता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, और जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता थी, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य लोग थे, वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग स्थानों से आए थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आर्य शब्द का जो तात्पर्य है उसका अर्थ होता है निर्माता। कई जगह इसका जो इसका तात्पर्य है वो श्रेष्ठ से भी लिया जाता है। इसे हम उत्तम भी कह सकते हैं, उत्कृष्ट भी कह सकते हैं। ये अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेंगे। कुलीन शब्द भी एक यहाँ से आया है, कुलीन, जो आर्य का तात्पर्य है। इसके अलावा और भी है, जैसे उत्कृष्ट है, स्वतंत्र है, ये सब आर्य के अर्थ में इनका लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब आगे वैदिक सभ्यता को, हमने बताया कि वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस सभ्यता के लोग थे वो आर्य थे। तो अब बात करते हैं हम वैदिक काल की। वैदिक पीरियड था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व में, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई उसके ठीक बाद से 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक एज या वैदिक पीरियड के रूप में उसे माना जाता है। इसका जो काल विभाजन था वो दो भागों में विंटरनिज एक इतिहासकार हुए हैं, विंटरनिज, इन्होंने इसका काल विभाजन किया था। इन्होंने जो पूर्व वैदिक काल है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल भी हम इसे कह सकते हैं। इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसी प्रकार जो उत्तर वैदिक काल है, या जो बाद का वैदिक काल था, ऋग्वेद के बाद का वैदिक काल था, वो 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर हमें पूरे अच्छे नगर मिले हैं, खूब संख्या में नगर मिले हैं। वहीं हमें पता लगता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं किसी भी सभ्यता के हम स्रोतों के बारे में बात करें तो इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, और इसके साहित्यिक स्रोतों से ही इसकी जानकारी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है वो एशिया माइनर, जो कि तुर्की के मध्य एशिया के अंदर है। वहाँ पर एक अभिलेख मिला है, बोगज़कोई अभिलेख। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम इस अभिलेख के अंदर आता है। इसमें इंद्र का नाम आता है, इसमें वरुण का नाम आता है, इसमें मित्र का नाम आता है, इसमें नास्त्य का नाम आता है। 4 कौन से वैदिक देवता थे जिनका उल्लेख है वो बोगज़कोई अभिलेख में मिलता है। तो ये चारों नाम हमें इसी क्रम में याद होने चाहिए। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, इसी क्रम में ये चारों नाम हमें याद होने चाहिए। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये वैदिक देवताओं का उल्लेख जिस अभिलेख में मिला है, बोगज़कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर तुर्की में मिला है। एशिया माइनर की 2 जातियाँ थी, या जनजातियाँ भी कह सकते हैं, 2 थी, हित्ती और मितानी। इसके राजाओं के बीच में एक जो संधि पत्र था वो एक ये अभिलेख के रूप में प्राप्त हुआ है। वो संधि पत्र था, उसमें इन चारों देवताओं को साक्षी माना गया था।
और इन चारों देवताओं को साक्षी मानकर वो संधि की गई थी। तो बोगज कोई अभिलेख है वो एशिया माइनर तुर्की से जो प्राप्त हुआ है वो 1400 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख है। इसमें 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय, हित्ती और मितानी राजाओं के बीच में जो संधि पत्र था उसमें इन सभी देवताओं को साक्षी माना गया था। अब हम बात करें अगर मृदभांड की, मृदभांड जो कि एक तरह से मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति एक अलग अलग चलती है, सभी काल के अंदर अलग प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। तो जो वैदिक सभ्यता से संबंधित मृदभांड हैं वो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के जो मृदभांड थे वे गैरिक मृदभांड थे। इनके रंग से इनको पहचाना जा सकता है, OCP इन्हें कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन थे वो चित्रित धूसर मृदभांड थे, यानी PGW, इसे PGW मृदभांड सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक स्थान की। उत्तर प्रदेश के एटा में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण मिले थे। ये श्याम अयस्क के नाम से इनको कहा जाता है, क्योंकि लोहा था उसे श्याम अयस्क कहा जाता था वैदिक सभ्यता के दौरान। ये लगभग 1050 ईसा पूर्व के अवशेष हैं। 1050 ईसा पूर्व के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त जो लोहे के या श्याम अयस्क के अवशेष हैं वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ये भारत के अंदर सर्वप्रथम लोहे के जो प्रमाण मिले थे वो अतरंजी खेड़ा से मिले थे। ये 1050 ईसा पूर्व के अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्याम अयस्क इसको वैदिक सभ्यता के समय कहा जाता था। हम ये एक बार बाद में करेंगे, पहले साहित्यिक स्रोतों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता है उसका जो हमें लिखित साक्ष्य हैं वो सर्वाधिक मिले हैं, क्योंकि हमें वेदों से ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो चारों वेद। वैदिक साहित्य से संबंधित मेरा एक वीडियो पहले से YouTube चैनल पर है, आप उसे सर्च कर सकते हो, फिर भी मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चारों वेद हैं उनके बारे में विस्तार से, उपवेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी के, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत, स्मृति, ये पुराण साहित्य सब, ये हम उसके बारे में डाल देंगे, एक और वीडियो उसमें डाल देंगे। पहले भी एक वीडियो है तो इसके बारे में विस्तार से हम वहाँ चर्चा करेंगे। ये सब साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं आर्यों का मूल निवास। आर्यों के जो कि इस सभ्यता में रहने वाले लोग थे उनको माना जाता था कि वे आर्य थे। तो ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सभी विद्वानों का अलग अलग मत है इसके बारे में। तो कुछ विद्वान जैसे कि जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जर्मनी का मैक्स मूलर था, उसके अनुसार मध्य एशिया से, कहाँ से, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे इस क्षेत्र में। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो कि भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, आप सभी परिचित हैं इनसे, ये कहते हैं कि ये आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग थे। दयानंद सरस्वती जो कि भारत के ही हैं, दयानंद सरस्वती भी इन्हें तिब्बत से आया हुआ बताते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, AC दास भी इनका नाम लिया जाता है कई जगह, AC दास या अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद, इन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश से इनका जो ताल्लुकात है वो बताया। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है, जो सिंधु और गंगा नदियों के बीच में जो क्षेत्र है, सिंधु और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है कि ये यहाँ के मूल निवासी ही थे। और जो आल्पस पर्वत से आना हुआ या यूरेशिया जो है, आल्पस पर्वत है यूरेशिया में, एशिया और यूरोप के मध्य में आल्पस पर्वत है, वहाँ से NCERT ने इनको माना है। तो आर्यों के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है, आप उनको अच्छे से याद कर लें। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके अनुसार आर्य थे, वो मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो आना था वो कहाँ से बताया था। तो हमें ये सब अलग अलग विद्वानों का हमें ध्यान में होना चाहिए। महत्वपूर्ण 3-4 ये मैंने यहाँ पे बता दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे मत हैं। तो तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने बताया है, उत्तरी ध्रुव प्रदेश या
जो आर्कटिक प्रदेश है वहाँ से बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। अब हम बात करते हैं जो नदियों के वैदिक कालीन नाम है। अब अगले वीडियो में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। दोनों काल हैं, वैदिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें नदियों के नाम थे वो जो वर्तमान में नदियां हैं उनके प्राचीन नाम के बारे में हम पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे मैं उनको थोड़ा पहले आपको बता दूँ। नदियों के वैदिक कालीन नामों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सतलुज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम, ये 5 नदियां जिनसे मिलके पंजाब बना है। पंजाब की 5 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम। कम से कम हमें इन 5 के प्राचीन नाम जो ऋग्वैदिक कालीन नाम है वो याद होनी चाहिए। सतलज को शतोद्री, चिनाब को अस्किनी, व्यास को विपासा, रावी को परुष्णी नदी और झेलम को वितस्ता नदी। तो ये 5 नाम हमें याद होना चाहिए। रावी, परुष्णी, झेलम वितस्ता, व्यास है वो विपासा है, चिनाब है वो अस्किनी है और सतलुज है वो शतुद्री है। अब हम बात करें सदा नीरा किसे कहा जाता था? गंडक नदी को। कुंभा ये काबुल नदी को कहा जाता था। गोमती नदी थी वो गोमल नदी को कहा जाता था। वर्तमान में जो सोहन नदी घाटी है पाकिस्तान में, ये इसे सुषोमा कहा जाता था। जो स्वात घाटी है वो सुवास्तुप कहलाती थी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वैदिक सभ्यता आपको समझ में आ गई है। फिर भी एक बार अपने इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें वैदिक सभ्यता के परिचय की। तो वैदिक शब्द कहाँ से आया है? वेदों से। वेदों में इस सभ्यता का जिक्र है, वेदों से हमें इसके बारे में पता लगता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वेद है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब हम बात करें इसे आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो निवासी थे वो आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है निर्माता या श्रेष्ठ, और उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि मैंने आपको बताए। इसके बाद हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक पीरियड था वो 1500 से 600 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें इसे विंटरनिज ने 2 भागों में बांटा है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल ये 1500 से 1000 BC, उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से 600 BC। अब हम बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, इसके सर्वप्रथम जो इसका पुरातात्विक साक्ष्य है बोगजकोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त होता है, जिसमें हित्ती और मितानी राजाओं के बीच में संधि पत्र में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। वो वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय। और उसके बाद हम मृद भांडों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल इन जो मृद भांड हैं वो गैरिक मृद भांड है, और उत्तर वैदिक कालीन जो मृद भांड है वो चित्रित धूसर मृद भांड हैं। उसके बाद अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से हमें सर्वप्रथम लोहे के जो प्रमाण मिलते हैं या श्याम अयस्क के प्रमाण मिलते हैं जो कि 1050 ईसा पूर्व के हैं। इसके बाद हम आर्यों के मूल निवास की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव प्रदेश से बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से आना बताया है आर्यों का। जर्मनी का जो मैक्स मूलर है वो कहता है कि आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद और AC दास या अविनाश चंद्र दास ने उनको सप्त सिंधु प्रदेश से आना बताया, और आल्पस पर्वत ये यूरेशिया से ये बताया है NCERT ने। अब साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें तो संपूर्ण वैदिक साहित्य है वो इसका साहित्यिक स्रोत है, उसके बारे में विस्तार से अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। और पहले जो वीडियो है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ नदियों के वैदिक कालीन नाम मैंने आपको बताए। सतलुज शतुद्री, चिनाब थी वो अस्किनी, व्यास का विपाशा, रावी थी वो परुष्णी और झेलम थी वो वितस्ता। ये 5 बहुत प्रमुख है। गंडक है वो सदा नीरा कहलाती है। काबुल नदी है जो कुब्बा कहलाती थी। गोमल नदी है वो गोमती नदी कहलाती थी, और सोहन नदी है वो सुषोमा कहलाती थी, और स्वात थी वो स्वास्तु। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।